असम की 61 सीट और पश्चिम बंगाल की 31 सीटों में से 13 सीट जंगल महल के इलाके की। लेकिन इन सब के बीच वोटिंग पैटर्न बहुत जबरदस्त तरीके से सुबह के वक्त से ही लोगों की कतारें जिस तरीके से पश्चिम बंगाल और असम दोनों, असम में खासतौर से बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक की जानकारी हमारे पास यह भी आई कि बांकुरा में भी बहुत तेज़ी से लाइन वहाँ पर लंबी होती चली गई। हमारे संवाददाता इंद्रजीत, आसनसोल में क्या स्थिति है, वोटिंग किस रूप में हो रही है? प्रसूत जी, सुबह हम लोग जब 7 बजे यहाँ पे आए थे तब हम लोगों ने विजुअल दिखाया था कि किस तरह का लाइन यहाँ पे था, और आप देख सकते हैं जैसे दोपहर बढ़ती जा रही है, धूप भी बढ़ती जा रही है और जो वोटिंग का लाइन था वो भी अभी छोटी हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से धूप बढ़ गई है और लाइन काफी अभी छोटी हो गई है। फिर भी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपना टर्न के लिए, मतदान करने के लिए। सुबह से काफी बड़ी लाइन थी, लेकिन जब दोपहर यहाँ पे होती है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाती है। इसलिए लोग चाह रहे थे कि 6 बजे से यहाँ पे खड़े थे, जैसे ही यहाँ पे वोटिंग मतदान शुरू हुई वो लोग यहाँ पे चले आए थे। और अभी थोड़ा कम हुआ है, मतदान का हार भी थोड़ा कम दिखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है दोपहर को। गौतम लहरी जी, अगर बहुत ज्यादा वोटिंग होती है और बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ रहे हैं, इसको किस रूप में देखा जाए? देखिए, बंगाल में तो एक्चुअली वोटिंग बहुत ज़्यादा ही होता है। 80% वोटिंग एवरेजली हर चुनाव में हुआ है। इस बार भी देखा गया, पहले जो सोच रहे थे लोग कि शायद 1% कम हुआ है, बाद में पता चला कि नहीं, वो भी लेटेस्ट फिगर से 3% बढ़ गया। तो जो एक आम तौर पे धारणा है कि जो ज़्यादा वोटिंग का मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ, एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ हो रहा है। लेकिन बंगाल में ऐसे नहीं होता है। ये दोनों तरफ से इस बार दोनों तरफ से ही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर को ले आए बूथ में। कांग्रेस और वामपंथी एक होकर कोशिश कर रहा है। ममता जी का ये दांव पे लगा हुआ है क्योंकि ममता जी सबसे बड़ा पकड़ है साउथ बंगाल में। उनका पता है कि नेक्स्ट फेज से जो शुरू होने जा रहा है वो है उत्तरी बांग्ला, जहाँ पे वो पिछले चुनाव में भी 75 सीट में 13 सीट मिले थे। इसलिए उनका भी ध्यान है साउथ बंगाल, इसलिए वो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वोटर को लाना और उसमें पोलिंग कराना, क्योंकि पिछली बार भी इसी एरिया में। अच्छा, आपने कहा ये दोनों चाह रहे हैं, सीपीएम और कांग्रेस दोनों अपने तरीके से चाह रहे हैं, लेकिन ये दोनों मैसेज क्यों नहीं कन्वे कर पा रहे हैं कि हम दोनों साथ हैं? या मैसेज कन्वे हो गया है फिर साथ नहीं दिखाई दे रहा? ये इसमें कुछ जगह पे हुआ है, अभी जो चुनाव जहाँ पे हो रहा है शायद एक आध जगह पे दोनों में कॉन्टेस्ट भी हो रहा है, लेकिन बाकी बहुत जगह पे तालमेल हुआ है। लेकिन वो नीचे स्तर पे मुझे अभी भी लग रहा है कि जो दिखाई दे रहा है टेलीविजन का स्क्रीन में कि दोनों इकट्ठा जा रहा है, फ्लैग लेके जा रहा है, लेकिन उतना वोटर उनके हिसाब से वो वोटिंग कर रहा है कि नहीं, ये तो बक्सा खुलने के बाद ही पता चलेगा। ये ठीक है। शिखा मुखर्जी, कांग्रेस और वामपंथियों का एक साथ आना फायदेमंद किसके लिए है? देखिए, फायदेमंद जिसके लिए है वो तो साफ है कि सीपीएम की इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो हर सीट में इस तरह से मुकाबला करे टीएमसी की, और वो उसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। कांग्रेस को भी थोड़ा सा फायदा हुआ है। बात यही है कि सीपीएम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, सीपीएम की जो ये मजबूती थी पहले, ये तो अब खत्म होने लगी है, और इस वीकनेस के जगह से ये जो एक साथ आना उनके लिए एटलीस्ट अपने सपोर्टर्स को घरों से निकाल पा रहे हैं। आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों में सीपीएम की पार्टी ऑफिसेज जो बंद हो चुकी थी वो खुल रही हैं कांग्रेस के साथ जाके एक साथ होके। तो इसका मतलब यही होता है कि सीपीएम को ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। नहीं, ये सवाल इसलिए क्योंकि इलेक्शन के दौरान जो जितनी भी सभाएं हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जाए या बीजेपी का कोई नेता जाए तो वो शारदा नारदा का जिक्र करता है, वहां पर भ्रष्टाचार का वो जिक्र कांग्रेस के करप्शन का भी करता है। लेकिन सीपीएम की रैलियों में जिक्र ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार का होता है, कांग्रेस का नहीं होता है। और जो वहां की जो विचारधारा है वो वाम मानी जाती है, पश्चिम बंगाल की विचारधारा। तो आपको लग रहा है कि विचारधारा से समझौता करते हुए सीपीएम, या विचारधारा कुछ भी नहीं है, ये सिवाय एक मैथमेटिक्स है? देखिए, ये मैथमेटिक्स कुछ हद तक है,
लेकिन यहाँ पे जो वो दोनों दलों में जो एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि ये टीएमसी के खिलाफ एक एंटी टीएमसी फ्रंट बनाया जाए। तो ये एंटी टीएमसी फ्रंट बनाने के लिए जो विचारों की जो टक्कर पहले से ही है और अभी भी है, केरला में भी है, त्रिपुरा में है। ऐसा नहीं है कि सीपीएम ने अपना पूरा विचारधारा को बदल दिया है। पश्चिम बंगाल के इस परिस्थिति में उन्होंने विचारधारा को अब थोड़ा अलग से रख दिया है। शेखर जी, ये सारा डिजाइन जो है, जिस लहजे में बीजेपी बढ़ रही है या जिस लहजे में कांग्रेस भी बढ़ रही है नेशनल पार्टी होकर, क्या ये सारे डिजाइन 2019 की दिशा में वाकई जा रहे हैं या स्टेट की मजबूरियां हैं इस रूप में सामने लाना? नहीं, 2019 यकीनन इन दोनों के राडार पर है और स्टेट की मजबूरियां अपनी जो भी हों, लेकिन इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए आवश्यक हो गया है दो चीज़ें। एक तो ये क्षेत्रीय कुछ छत्रपों को डेवलप करें। आप पुरानी कांग्रेस या पुरानी बीजेपी देखिए तो उनके पास क्षेत्रीय नेता होते थे। किसी ज़माने में नरेंद्र मोदी भी क्षेत्रीय नेता थे 3 साल पहले तक, और उस क्षेत्रीय नेतृत्व से राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण होता था और वो राष्ट्रीय व्यक्तित्व तक की यात्रा करते थे, जैसे मोरारजी देसाई थे। अब हो ये गया है कि उल्टा हो गया है। कुछ लोग केंद्र में होते हैं, उनके नाम पर कुछ लोग क्षेत्र में राजनीति करते हैं। लेकिन क्षेत्रीय शक्तियों ने, ममता बनर्जी हो, चाहे वो जयललिता हो, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, इन्होंने ये साबित कर दिया है कि आपको यदि राजनीति करनी है, या तो हमारी बैसाखी पर लुंज पुंज और होते जाएं आप, या फिर अपने को खड़ा करें। तो एक नई जुगत ये लोग कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फल आने में थोड़ा समय लगेगा। और ख़ास तौर से गौतम, अगर असम को इसके बीच में ले आए, असम एक ऐसा किला है कांग्रेस के लिए, आप कह सकते हैं कि जो एक प्रतीकात्मक है कि पारंपरिक कांग्रेसी वहां पर अपने आप को खुद को देखता है। क्या वो कांग्रेसी वहां कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर? वो मान रहे हैं कि तो क्या कांग्रेस के भीतर के भी वहां पर वो है कि नए डिजाइन में गठबंधन करना और पुराने स्टाइल को भी कंटिन्यू रखना? देखिए, इस बार तो चुनाव में तरुण गोगोई ने तो साफ तौर पे उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब मैंने कोई गठबंधन नहीं करूंगा। हाँ। इसलिए AIDF अलग इस बार बहुत सारी सीटों में लड़ रहा है। तो इसलिए कांग्रेस यहाँ पे गढ़ बहुत पहले से ही असम का गढ़ माना जाता है। खास तौर पे आप देखिए, पुराना इतिहास अगर देखेंगे तो 77 के बाद 78 में जब जनसंघ थे, जनता पार्टी में विलय हो गया था, वो कोशिश किया था, वो कर नहीं पाया। 2001 में कर नहीं पाया, यही गठबंधन हुआ था। हाँ। तो केंद्र में जब भाजपा होते हैं तब असम में भाजपा एक पहल करता है, इसलिए इस बार उसका तीसरा मौका है। इस बार कामयाब होगा कि नहीं, ये इस चरण के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आप कोई अंतर देख रहे हैं 1977 2001 की तुलना में 2016 में? 2016 में एक है कि इसमें खास तौर पे प्रधानमंत्री का एक छवि काम कर रहा है। ये अगर भाजपा जीतते हैं, उसका रणनीति वो ठीक बनाया है, गठबंधन ठीक है, लेकिन इसके जो महत्व नहीं मिल रहा है, मीडिया में भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सीट देखिए 61 सीट भाजपा लड़ रहा है 35 पे, कांग्रेस 55 और 56 में। यहाँ पे आपको पता होगा निर्दल उम्मीदवार कितना हो सकता है, 400 से ऊपर है। हर पार्टी का बागी उम्मीदवार है, लोक स्थानीय कुछ नेता भी खड़ा हो गया है। ये एक रोल प्ले करेंगे, जिसके लिए जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में ये भी वोटर को ला रहा है। इसलिए निर्दलियों के खड़े होने के पीछे सत्ता है या विपक्ष है? दोनों तरफ से ही है, खड़ा किया गया है, दोनों तरफ से है। कुछ खड़ा हो गया है, टिकट ना मिल। अब देखिए, भाजपा के साथ AGP का गठबंधन के कारण AGP का कुछ नेता बाहर हो गया है। असम में खास तौर पे जो है, जो कांग्रेस के लिए कांग्रेस जो कैंपेन कर रहा है, असम का जो हिंसा का जो स्थिति था, वो तरुण गोगोई ने उसको संभाला। इसीलिए आप देखेंगे प्रफुल्ल गोगोई के खिलाफ जो कैंडिडेट है, वो है सल्फा का कैंडिडेट। सल्फा मतलब सरेंडर्ड अल्फा। ये एक गुट है जो अल्फा का जो उग्रवादी थे, वो जब कांग्रेस के ज़माने में सरेंडर किया, उसको कांग्रेस ने अच्छा खासा पैसा दिया, उसको काम दिया, जो भी दिया वो भी जीवन निर्भर कर सकता है। इसके ऊपर भी कांग्रेस डिपेंड कर रहा है, वही सल्फा एक गुट है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ओके, हमारे साथ चूंकि बांकुरा से भी जुड़े हुए हैं रोहित, हमारी आवाज़ अब तक पहुंच रही है? रोहित, वहां जो वोटर हैं उनके जहन में मुद्दा है या पार्टी है?
जी देखिए, मुद्दे कहीं ना कहीं ज़रूर है, क्योंकि बांकुरा का जो क्षेत्र है वो एक कृषि जो से है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर रूरल की बात करें तो 92% जो बांकुरा ज़िला है वो कृषि पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। दो नदियाँ यहाँ पर हैं, लेकिन दोनों नदियाँ सूखी हुई हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, और तो इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर वोटिंग भी चल रही है। लेकिन अगर गर्मी की अब इस समय बात करें तो अभी मेरे पीछे जो ये पोलिंग बूथ यहाँ देख सकते हैं, एक भी व्यक्ति अभी नहीं है, क्योंकि सुबह 7 बजे से यहाँ लंबी कतारें थी। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, 9 बजे के करीब से यहाँ पर जो है लोगों का आना कम हो गया है, क्योंकि टेम्परेचर जो है तकरीबन 45 डिग्री के पार जा रहा है। पिछले 4-5 दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, तो गर्मी कितनी बड़ी यहाँ भूमिका प्ले करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछले चरण में हमने देखा था कि गर्मी के बावजूद और नक्सल इलाकों में वोटिंग के बावजूद 80% जो है वोटिंग हुई थी। तो क्या इस बार भी वही ट्रेंड देखने को मिलेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई 9 सीटों पर जो यहाँ पर है, लेफ्ट और जो कांग्रेस का अलायंस है वर्सेस जो टीएमसी है, डायरेक्ट यहाँ फाइट होगी। अभी तमाम की 9 सीटें टीएमसी के पास हैं, इसलिए बहुत बड़ी यहाँ चुनौती होगी जो गठबंधन बना है वो, ताकि टीएमसी को कड़ी टक्कर दे पाए। शिखा जी, एक सवाल और छोटा जवाब चाहेंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण देते हैं तो ममता और कांग्रेस पर करप्शन को लेकर सीधा निशाना साधते हैं। जब राहुल गांधी भाषण देते हैं तो मोदी और ममता की तुलना एक सरीखी करते हैं इनके काम करने के तरीके को लेकर। यह मैसेज जनता के भीतर या वोटर के जहन में क्या पैदा करता है? देखिए, यहाँ पे वो ऊपर से दोस्ती अंदर से कुश्ती वाली जो एक आइडिया है वो बहुत चालू है। लेकिन और ये भी शायद कुछ हद तक सही है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन जो शारदा और नारदा का होना चाहिए था वो ये नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे ये कौन किसको किस तरह से आक्रमण करता है, उससे लेकिन जो निकल के आता है कि ममता और मोदी आर टारगेट्स ऑफ अटैक, कांग्रेस और सीपीएम आपस में अटैक नहीं कर रहे हैं। चलिए हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत। बड़ी तादाद में सुबह से ही वोटर की लाइन लंबी, काफी लंबी, लेकिन यह भी बतला दें कि दरअसल गर्मी सही मायने में इतनी ज्यादा है उस इलाके में कि अभी 9 बजने के बाद से स्थितियां विकट होती चली जाती है। तो उसका असर कितना पड़ेगा, किस रूप में? लेकिन गौतम लहरी जी, अब एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड में आइए। क्या मुद्दे ममता और वाम की लड़ाई में गायब हो जाते हैं? ये एक आइडियोलॉजिकल सोच वोटरों के भीतर बंगाल में रहती है। देखिए, वोटर तो फाइनली देख रहा है कि उनको क्या मिला 5 साल में। तो जहां जो मिला है, जैसे बांकुरा में उसने बताया पानी नहीं, और यकीनन जंगल बांकुरा में सचमुच एक समस्या है। बांकुरा जिला में पानी का बहुत ही प्रॉब्लम है। ममता जी वहाँ गए थे, कुछ प्रोजेक्ट अनाउंस किया था कि वो हम करने वाले हैं। अभी तक कुछ शुरू हुआ है, कुछ हुआ नहीं है, ऐसी स्थिति है। लेकिन बाकी जो काम हुआ है कुछ छोटे, अब गांव का बच्चा स्कूल जाने की है, ममता जी उसको जूता भी देते हैं फ्री, तो साइकिल देते हैं, पढ़ाई का खर्चा देते हैं, साथ 2 रुपया किलो चावल और जूता भी फ्री है। आप सोचिए कोई भी में जूता पहन के, हाँ जूता पहन के तो स्कूल जाए, बच्चे के पास जूता होगा, छोटी सी, शायद उसमें तृणमूल का सिंबल लगा हुआ होगा, पता नहीं, वो देखा नहीं मैंने वो जूता। लेकिन ये बात है कि लोगों को जो चाहत है वो बहुत ही छोटा मोटा चीज है। शिखा जी, विचारधारा की लड़ाई है या इश्यूज हैं? इश्यूज हैं, विचारधारा की लड़ाई नहीं है इस वक्त। सीधा इश्यूज है, और वो है कि एंटी टीएमसी वर्सेस द ऑपोजिशन। नहीं तो ये तो पॉलिटिकल लाइन हो गई ना। हाँ, ये तो पॉलिटिकल लाइन ही है। तो इशू तो हुए नहीं कि इशू डेवलपमेंट का इशू होता है, पानी का होता है, एजुकेशन का होता है। जी देखिए, पानी डिवेलपमेंट इश्यू जब पॉलिटिक्स में आता है तब ये हो जाता है कि किसको किस तरह से पेट्रोनेज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और ये पश्चिम बंगाल में इस वक्त ये सिंडिकेट राज का जो राजनीति है वही चल रहा है। तो ये एंटी टीएमसी वर्सेस द ऑपोजिशन हो गया, क्योंकि बीजेपी भी वही बात कर रही है, सीपीएम भी कह रहा है, कांग्रेस भी कह रहा है, और टीएमसी कह रहे हैं कि नहीं, ये सिंडिकेट राज इतनी खराब चीज नहीं है, इतनी बुरी बात नहीं है। तो किस तरह से होगा? तो ये तो पॉलिटिक्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू सिंडिकेट राज। शेखर जी, इसको किस रूप में देखा जाए? मैं इसको इस तरह से मानता हूं कि इश्यूज हैं,
लेकिन एक लहर सी चलने लगती है और उस लहर में लोग इश्यूज़ को अपने हिसाब से देखना शुरू करते हैं। जो विचारधारा की भी लड़ाई थी, विचारधारा भी तो इशू बेस्ड ही थी ना। एक कहता था कि मैं इसको, आपके इश्यूज़ को इस तरह से हल करूंगा, दूसरा कहता था इस तरह से हल करूंगा। लेकिन अब विचारधाराएं, चूंकि लोगों में जागृति ज़्यादा आ गई है, तो लोग उन विचारधाराओं को लोग आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते। लोकल एक तस्वीर बतलाते हैं। पश्चिमी मिदनापुर के सबसे व्यस्तम चौराहे पर कार्ल मार्क्स की प्रतिमा लगी हुई है। 1986 में ज्योति बसु ने लगाई। ओके, ममता बनर्जी आई तो उन्होंने जो नीचे लाल रंग का पिलर था उसको अपने रंग में बदल दिया, जिसमें सफेद और नीले रंग की लाइन रहती है, उन्होंने अपने रंग में बदल दिया। तो वहां के लोगों से हमने पूछा इसका क्या मतलब है, तो बोली नहीं, मार्क्स अब ममता के हो गए। अब बताइए। नहीं, मैं तो आपसे कहा ना कि इश्यूज को लोग अपने हिसाब से, इसीलिए आप अगर देखिए केरल में झंडे का बैकड्रॉप सीपीएम ने हरा कर दिया। ऐसा होता था कभी? तो ये मार्क्स हो चाहे कोई, मार्क्स खुद ही कहते थे कि कोई सत्य शाश्वत नहीं होता। तो मुझे लगता है कि मार्क्स का जो सिद्धांत थे वो भी समय के हिसाब से लोगों ने अपने हथियार लिए। बंगाल में ज्यादा है कि कौन ज्यादा वाम है, क्या गौतम जी ये कहा जा सकता है? बिल्कुल सच। इसलिए अब देखिए वामपंथी भी डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं उठा रहा है, ज्यादा भ्रष्टाचार की तरफ जा रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट खुद का टाइम में उतना कुछ हुआ नहीं है। तो इसीलिए इश्यूज जो है ये वामपंथी और कांग्रेस का मुद्दा जो है सिर्फ भ्रष्टाचार है। सिंडिकेट राज हो, नार्जा हो, शारदा हो, लेकिन क्या होना चाहिए उतना पहले जो शुरू किया था। बात ये सूर्यकांत मिश्र ने कहा था कि हम सिंगूर में फिर कारखाना बनाएंगे, लेकिन वो मुद्दा हट गए, वो मुद्दा गायब हो गया, वो मुद्दा गायब हो गया। अच्छा चलिए, हम चर्चा यहाँ खत्म कर रहे हैं ये बताते हुए कि हम लोग अगले फेज में जब चुनाव होगा नक्सलवाड़ी में होना है। पाकिस्तान से खबर आ रही है, भूकंप से 2 लोगों की मौत की खबर। पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद जहां झटके महसूस किए गए। हम यही बात अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे